हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्या है कि शिक्षा के एक साधन के रूप में परिवार का क्या महत्व है। बालक की शिक्षा को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए घर व विद्यालय को निकट लाने के उपाय बताइए। अथवा बालक की शिक्षा के विकास में घर अथवा परिवार की भूमिका का वर्णन कीजिए। अथवा शिक्षा के अभिकरण के रूप में परिवार की भूमिका का वर्णन कीजिए। इसी में जो शॉर्ट क्वेश्चन है कि घर या परिवार से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि शिक्षा के एक साधन के रूप में परिवार का क्या महत्व है। तीसरा क्वेश्चन है परिवार के कार्यों का वर्णन कीजिए अथवा परिवार के शैक्षिक कार्य बताइए। मतलब कि शिक्षा का जो एक साधन है परिवार भी, तो मतलब परिवार में भी हम लोग शिक्षा पाते हैं, ये आप भी जानते हैं। तो बचपन से ही जो हम बॉर्न होते हैं उसके बाद से जो जिस तरह से हम बड़े होते जाते हैं, घर में ही सबसे पहले हम लोगों को शिक्षा मिलती है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है कि घर या परिवार से आप क्या समझते हैं, या फिर इसके जो शिक्षा के जो साधन है परिवार, वो किस तरह से भूमिका निभाता है शिक्षा में। ठीक है, तो चलो आज हम यही क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ हाउस फैमिली या घर या परिवार का अर्थ एवं परिभाषा। तो देखिए, घर या परिवार समाज की सबसे प्राचीन तथा महत्वपूर्ण इकाई है। सामाजिक संगठनों में भी सर्वाधिक प्राचीन तथा प्रमुख संगठन परिवार ही है। एकांकी परिवार में सामान्यतः पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में पति या पत्नी के साथ साथ पति या पत्नी के माता पिता, उनके अन्य भाई बहन या 2-3 पीढ़ी के सदस्य एक साथ मिलकर रहते हैं। घर या परिवार की प्रमुख परिभाषाएं निम्न प्रकार दी गई है। देखिए, हमारा घर या परिवार क्या है कि दो तरह का होता है, एक संयुक्त होता है और एक जो है कि एकल होता है, एकांकी या एकल बोल सकते हैं। तो एकांकी परिवार में क्या होता है कि मम्मी पापा और उनके बच्चे होते हैं। हाँ, और संयुक्त परिवार में क्या होता है कि मम्मी पापा के साथ साथ उनके मम्मी पापा, ठीक है, और उनके मम्मी पापा के उन बच्चे यानी कि चाचा चाची, चाचू और बुआ, हाँ, और उनके भी बड़े बुजुर्ग रहते हैं, दादा दादी, मतलब उनके भी माँ बाप। तो इस तरह से 2-3 पीढ़ी भी एक साथ रहती है संयुक्त परिवार में। ठीक है, जो कि मिल कर करके एक अच्छी और प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो परिवार की जो परिभाषाएं दी गई है वो इस प्रकार दी गई है कि परिवार से हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और उनके संतानों के बीच पाई जाती है। ये क्लेयर ने कहा है कि मतलब परिवार वो है जिससे हम जो ये व्यवस्था समझाता है हमको कि जो माता पिता है और उनके संतान के बीच जो संबंध होता है वो उसके बारे में बताता है। परिवार हमारे माता पिता और उनके बच्चे से रिलेटेड जो संबंध होता है उसके बारे में बताता है। ठीक है, ये क्लेयर ने कहा है। फिर परिवार इस समूह का नाम है जिसमें स्त्री पुरुष का यौन संबंध पर्याप्त निश्चित हो और इनका साथ इतनी देर तक रहे जिसमें संतान उत्पन्न हो जाए और इसका पालन पोषण भी किया जाए। ये मैकाइवर एवं पेज ने कहा है कि माता पिता एक साथ रहे जिससे कि संतान हो और उससे और उनका पालन पोषण भी उनके माँ बाप के ही द्वारा हो। ये एक परिवार का परिभाषा है। ये मैकाइवर एवं पेज ने कहा है। ठीक है, और फिर क्या है कि परिवार व्यक्तियों का वह समूह है जो एक छत के नीचे रहते हैं, मूल और रक्त संबंधी सूत्रों से संबंधित होते हैं तथा स्थान, रुचि एवं कृतज्ञता की अन्योन्याश्रयता के आधार पर संबंध की जागरूकता रखते हैं। ठीक है, ये मजुमदार ने कहा है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट है कि परिवार एक सामाजिक संस्था है जिसका प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में सदस्य अवश्य होता है।
देखिए, ये जो जो परिभाषा क्लेयर और मैकाइवर एवं पेज और मजूमदार ने लिखा है, इसको आपको याद करना होगा और इजी है। आप अपने परिवार के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि मम्मी माँ बाप और बच्चे के बीच जो संबंध होता है उसी को परिवार कहते हैं। ये क्लियर ने कहा। देखिए, आपको मैं यहीं पर आपको अभी तुरंत याद करा देती हूँ। क्लेयर ने कहा कि माँ बाप और बच्चे के बीच जो संबंध होता है वो एक परिवार होता है, वही परिवार का मतलब होता है। ठीक है। और फिर मैकाइवर एवं पेज ने कहा कि क्या बोलते हैं, जो माता पिता एक दूसरे के साथ रहकर यौन संबंध बताते हैं और फिर उससे बच्चे पैदा होते हैं और उसके बाद फिर उनका पालन पोषण माँ बाप के द्वारा होता है, तो ये एक तरह से परिवार बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर मजूमदार ने लिखा है कि परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक के जो रक्त संबंध बना हुआ रहता है, उसके अंदर उसकी रुचि, योग्यता और जो है कि बहुत सारे अन्योन्याश्रित गुण भी जो है कि आते हैं। तो ये क्या होता है, परिवार होता है। तो उपर्युक्त विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट है कि परिवार एक सामाजिक संस्था है जिसका प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में सदस्य अवश्य होता है। ठीक है ना। तो ये हम समझ में आया कि ये तीनों परिभाषा से ये हमें समझ में आया कि परिवार एक सामाजिक संस्था है जिसका प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में सदस्य अवश्य है। हम जितने भी लोग दुनिया में हैं, उनका हर किसी न किसी का कोई ना कोई परिवार है। ठीक है। हम परिवार में ही जन्म लेते हैं और परिवार में ही रह कर करके जो है कि हम अपने जीवन का विकास करते हैं। ठीक है। तो ये होता है। घर अथवा परिवार का महत्व क्या होता है। ठीक है। संसार के सभी शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा संस्था के रूप में घर के महत्व पर बल दिया है। कुछ शिक्षा शास्त्रियों के विचार निम्न प्रकार से हैं। क्या है, तो कैनियस ने घर को बालकों की सब प्रकार की शिक्षा का केंद्र माना है। लॉक महोदय ने व्यक्तिगत शिक्षक से घर पर ही शिक्षा प्राप्त करना उत्तम बताया है और विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा का विरोध किया है। रूसो ने माँ को एक सच्ची नर्स की पदवी दी है और पिता को वास्तविक अध्यापक की। पेस्टोलॉजी ने घर को एक अति आवश्यक शिक्षा संस्था माना है और माता को सच्ची शिक्षा का स्रोत। इनकी कथा अनुसार घर बालक की प्रथम पाठशाला है, अतः उन्होंने विद्यालय में घर का वातावरण बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। फ्रोबेल के अनुसार घर पर दी गई शिक्षा स्वाभाविक एवं प्रभावशाली होती है और मॉन्टेसरी ने घर के महत्व को स्वीकार करते हुए अपनी शैक्षिक संस्थाओं को बालक का घर कहा है। रेमंड के अनुसार घर ही वह भूमि है जिसमें खेलते हुए बालकों में विभिन्न गुणों का विकास होता है। ठीक है। उसके बाद मेंजी महोदय का कहना है कि बालक को नागरिकता का सबसे पहला पाठ माँ के घुटनों पर बैठने का पिता के व्यवहार से मिलता है। घुटनों पर बैठने का पिता के व्यवहार से मिलता है। तो देखो, मेन मतलब ये हुआ, ये जितने भी फ्रोबेल, मॉन्टेसरी, रेमंड, मेंजी और पेस्टालॉजी, रूसो, लॉक महोदय, कैनियस, ये सब ने जो भी परिभाषा दिया है वो परिवार से रिलेटेड दिया है कि परिवार ही सबसे पहला स्रोत होता है शिक्षा का। हमारी माँ से ही हमको सबसे पहली शिक्षा जो हमारी जो टीचर होती है वो कौन होती है, हमारी माँ होती है। इसीलिए कहा जाता है कि स्त्री को पढ़ा लिखा होना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि एक माँ ही बच्चे को अच्छा भविष्य का जो एक नींव डालती है वो माँ ही डालती है। साथ में उनके हस्बैंड और परिवार के सदस्य लोग भी डालते हैं, लेकिन सबसे मुख्य रोल किसका होता है, माँ का होता है। तो इसी तरह से हर शिक्षा शास्त्री ने इसी बात को उलटफेर कर करके कहा है। ठीक है। आगे क्या है कि महात्मा गांधी ने भी कहा है
ठीक है। तो क्या कहा है कि महात्मा गांधी के अनुसार बालक गर्भावस्था में ही सीखना प्रारंभ कर देता है। बालक जन्म से ही असहाय होता है। जन्म लेने के बाद वह कई वर्षों तक अपने माता पिता पर निर्भर करता है। चलना फिरना बोलना आदि पर परिवार में रहकर ही सीखता है। इससे स्पष्ट है कि बालक की शिक्षा दीक्षा घर से प्रारंभ होती है। बालक ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने परिवार में जन्म लेते हैं, पलते हैं और बड़े होते हैं तथा शिक्षा प्राप्त करते हैं। जीवन के प्रारंभ के दिनों में ही बालक का समुचित स्थान होता है और यहाँ इसकी शिक्षा का स्रोत है। घर में बालक को स्वतंत्रता एवं प्यार मिलता है। यहीं पर वे आदतें ग्रहण करता है। जो आदतें गुण एवं मनोवृत्ति धारण करता है उनका जीवन भर प्रभाव रहता है। घर के प्रभाव के कारण बालक एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ तक का ये हुआ कि गांधी जी ने कहा कि जो बच्चा गर्भावस्था में होता है उसी टाइम से बच्चा सीखना शुरू कर देता है, क्योंकि बच्चा भी सुनता है। गर्भावस्था में भी लोग कैसे कहते हैं कि माँ को हमेशा हैप्पी हैप्पी होना चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें सुननी और देखनी चाहिए। ठीक है, तो इससे बच्चे के ब्रेन पे बहुत असर पड़ता है। अगर घर का माहौल अच्छा होता है तो बच्चा भी खुश मिजाज होता है, हैप्पी मूड वाला होता है। और अगर घर का माहौल अच्छा नहीं होता है, माँ टेंशन में रहती है, तो उसका बच्चा भी उसी तरह से उदास और टेंशन वाला होता है। ठीक है, तो इसी तरह से जब बच्चा जन्म ले लेता है तो अपने घर पे ही पहला कदम रखने से ले कर के और अपने कदम को घर से बाहर निकल करके स्कूल तक जाने तक का जो शिक्षा होता है वो अपने परिवार से ही प्राप्त करता है। चाहे वो चलना फिरना, बोलना चालना, खाना पीना, कपड़े पहनना, दूसरे का आदर करना, अपने अंदर दूसरों के प्रति इज्जत की भाव रखना, ये सब कुछ, बड़ों का आदर करना, सम्मान देना और आज्ञा मानना, ये सब कुछ घर के बड़े लोग ही। और साथ ही साथ शिक्षा, मतलब जो किताबी शिक्षा होती है वो भी घर में उसकी माँ या उसके भाई, बड़े भाई बहन या पापा मम्मी, कोई भी, मेन उसकी माँ ही होती है जो कि शिक्षा देती है। जब बच्चा स्कूल से पढ़ के आता है तब भी क्या होता है, होमवर्क कौन कराता है? माँ कराती है। ठीक है, तो मतलब कि जो भी कुछ सीखता है बच्चा सबसे पहले अपने परिवार में ही सीखता है। ठीक है, आगे समझेंगे। रेमंड के कथानुसार यदि दो बालक एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं, एक ही शिक्षक से शिक्षा प्राप्त करते हैं, इसी संगठन एवं प्रशासन में रहते हैं, एक सा अध्ययन करते हैं, फिर भी वे पूर्ण रूप से अपने अपने सामान्य ज्ञान, रुचि, भाषण, व्यवहार तथा नैतिकता में अपने पारिवारिक वातावरण के कारण भिन्न होते हैं। अतः इससे स्पष्ट है कि परिवार बालक के कारण भिन्न स्थान प्रभाव डालता है और बालक वैसे ही बनता है जैसा घर होता है। वह प्रभाव लाभप्रद अथवा घातक हो सकता है। बचपन के अच्छे प्रभावों द्वारा सुंदर व्यक्तित्व बनता है और बुरे प्रभावों द्वारा व्यक्तित्व विकृत होता है। देखो, जैसे कि अभी कहा कि अच्छा माहौल होगा, जब बच्चा जन्म लेता है, अच्छे लोग, अच्छी, मतलब माहौल अच्छा मिलता है बच्चे को जन्म लेने के बाद भी। जब माँ बाप या परिवार में लोग जो भी हैं वो मतलब कि एक दूसरे से लड़ते झगड़ते नहीं हैं, तो उस तरह का वातावरण अगर अच्छे मूड वाला मिलता है, अच्छे खुश मिजाज वाला फैमिली हो, तो बच्चे भी उस तरह के होते हैं। ठीक है, और अगर वही है कि माँ बाप हमेशा एक दूसरे से लड़ रहे झगड़ रहे होते हैं, परिवार के सदस्य एक दूसरे से झगड़ रहे होते हैं, संयुक्त परिवार हो या एकल परिवार, अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है तो इसका असर बच्चे के ऊपर पड़ता है। ठीक है, फिर उसका असर उसके परिवार पर, उसके एजुकेशन पर भी पड़ता है। ठीक है, इसीलिए स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो एक ही संस्था में हो, एक ही संगठन के हो, एक ही क्लासरूम में हो,
एक ही शिक्षक से शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, एक ही वातावरण में स्कूल के रह रहे हो, लेकिन फिर भी उनका सबका विचार जो होगा, सबके पढ़ने लिखने सोचने बातचीत करने का बैठने उठने का तरीका जो होगा वो भिन्न होगा, क्योंकि उसका असर उसके परिवार का है। ठीक है, परिवार से ही उसको उस तरह की शिक्षा प्राप्त हुई है, वो उसी तरह का ज्ञान लेकर करके हर जगह जाएगा, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, अदर जगह हो, किसी संगठन में हो, ठीक है, किसी ऑफिस वगैरह में हो, कहीं पर भी हो, वो सब ज्यादा प्रभाव अपने परिवार का होता है उसके ऊपर। ठीक है, तो यही बात कहा गया है। बालक की शिक्षा के विकास में घर के कार्य क्या क्या हैं, तो देखते हैं कि परिवार बालक को शिक्षा, रोल ऑफ फैमिली इन द एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड क्या है, परिवार बालक को शिक्षा पर किस प्रकार सहयोग प्रदान करता है, इसके संबंध में अब परिवार के कार्यों को प्रस्तुत करेंगे। मतलब जो परिवार है वो बालक की शिक्षा पर, जो हमारे घर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो हमको मेरे शिक्षा के लिए किस तरह से सहयोग करते हैं। ठीक है, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स है जो कि हम उसको डील करेंगे। ठीक है, बौद्धिक विकास यानी कि मेंटल डेवलपमेंट, बालक का बौद्धिक विकास घर पर होता है। जिन बालकों के घर पर अच्छी अच्छी पुस्तकें पत्र पत्रिकाएं आती हैं, उनकी बुद्धि का विकास अच्छा होता है। घर पर बालक की निरीक्षण शक्ति, परीक्षण शक्ति, कल्पना शक्ति, विचार शक्ति आदि का परीक्षण होता है। इन शक्तियों का उत्तम विकास ही एक समूचे रूप में बालक के बौद्धिक विकास में सहायक सिद्ध होता है। मतलब वही कहा गया कि अगर घर का माहौल अच्छा है, अच्छे मतलब एजुकेटेड लोग हैं, अच्छे अच्छे बातें होती हैं, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बातें होती हैं, ठीक है, अच्छी बुक आती है, घर पर अच्छे पढ़ने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, तो उसका प्रभाव उसके बच्चे के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, और अगर यही होगा कि जो मतलब कि इस सब तरह का नहीं होगा, दूसरे तरीके का होगा, तो उस तरह का क्या होगा कि वो माहौल अलग होगा उसका, उसके घर में इस तरह का शिक्षा के लिए कोई ज्यादा इम्पोर्टेंस जिसके घर में नहीं दी जाती है, उसके घर का माहौल इस तरह का होगा जिससे कि बच्चे के ऊपर भी शिक्षा का ज्यादा महत्व नहीं होगा। पढ़ो तो ठीक है, नहीं पढ़ो तो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो ये बात हो गया। उसके बाद फिर बौद्धिक विकास का मतलब उसी तरह हुआ कि जिस तरह का के बच्चे का घर का माहौल होगा, उसका मेंटल डेवलपमेंट उसी तरह से होगा। ठीक है, चरित्र निर्माण, अब चरित्र निर्माण में भी वही बात हो गया कि जिस तरह से बच्चे का परिवार के लोग घर में रहते हैं, अगर अच्छे चरित्र के हैं, अच्छे सोचने और विचारने के हैं, दूसरों की इज्जत करने वाले हैं, समाज में लोग जो रहते हैं, आसपास के पड़ोस में जो लोग रहते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनसे अच्छी तरीके से बातचीत करते हैं, उनका चरित्र अच्छा है, उनके सोचने विचारने का अच्छा है, तो बच्चे भी उसी तरह की बात सीखेंगे। ठीक है, तो हम इसका डील करते हैं। देखिए क्या क्या है, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। बालक के चरित्र का निर्माण घर पर ही होता है। घर पर ही वह नैतिक, धार्मिक, सामाजिक नियमों तथा आदर्शों को ग्रहण करता है जो चरित्र को बनाने में सहायक होते हैं। हर बालकों को ईमानदारी, सत्यता, देश प्रेम, क्षमा, सद्भावना आदि गुणों को विकसित करता है। घर ही बालक के स्वार्थी, दयाहीन एवं हृदयहीन बनाता है। अतः इससे स्पष्ट है कि जब बालक विद्यालय में जाता है, इससे पूर्व ही बालक का चरित्र बन चुका होता है। घर का ही बालक का चरित्र बनाने में मुख्य प्रभाव होता है। ठीक है, मतलब वही कहा गया कि अगर घर पे नैतिक गुण, धार्मिक गुण, सामाजिक नियम, समाज के लोग के साथ किस तरह से बातचीत करना है, समाज में जो बड़े बूढ़े हैं, हमसे जो बड़े हैं, उनका हमको किस तरह से आदर भाव करना है, ये सारी बातें जब अगर मेरे फैमिली से मुझे मिल रही है, हम अपने पापा को, मम्मी को, चाचा चाची को, बुआ को, दादा दादी को, नाना नानी को, इस तरह का जो है कि लोगों से अच्छी तरीके से मिलते हुए देख रहे हैं,
तो हम भी क्या करेंगे, हम भी जो जिस ग्रुप के मेरे साथी संगत के लोग होंगे, हम भी उनसे अच्छे तरीके से मिलेंगे, वो दोस्त बनेंगे हमारे। और अगर नहीं होता है इस तरह का, पड़ोसी से हमेशा झगड़ा होता रहता है किसी न किसी बात पर, आम बात पर ऐसा होता है कि लोग पड़ोसी एक दूसरे से झगड़ते हैं, तो ऐसा होता है कि तो उसके बच्चे भी क्या होता है कि पड़ोसी एक दूसरे की शिकायत भी करते रहते हैं, तो इस तरह का माहौल हो जाता है। तो बच्चे के ऊपर भी इस तरह का प्रभाव पड़ता है। तो घर ही ऐसा चीज है जो जिससे बच्चे का चरित्र का निर्माण घर से ही हो जाता है, और उसी से वो अच्छे गुण भी सीखता है और बुरे गुण भी सीखता है। तो चरित्र का निर्माण वहीं से होता है। ठीक है, व्यक्तित्व का विकास करना, क्या हुआ व्यक्तित्व का विकास, यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी वहीं से होती है। मतलब अच्छा गुण सीखेगा तो उसके अंदर उसके पर्सनैलिटी में दिखेगा, बुरा गुण दिखेगा तो उसकी पर्सनैलिटी में वो भी गुण दिखेगा कि इंसान अच्छा नहीं है। ये ऐसे बोलते हैं ना कि वो इंसान तो एनी टाइम हमेशा झगड़े के मूड में रहता है, या मुंह बनाए रहता है, या फिर किसी से मिलता नहीं है, हमेशा किसी की चापलूसी करता रहता है, या पीठ पीछे बुराई करता रहता है। तो ये कैरेक्टर होता है, मतलब कि व्यक्तित्व होता है। ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी इस तरह की होती है। ठीक, तो इस तरह के लोग के साथ लोग मिलना नहीं चाहते हैं। और अच्छा लोगों का, समाज के लोग के साथ कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा होता है तो उसमें बिना बोले जाकर के हेल्प करना, हाँ, पूजा पाठ है या स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, वहाँ पर जाकर करके खुद ही प्रोग्राम बनाना और उसका अरेंजमेंट करना, या घर मतलब समाज में किसी बेटी की शादी है तो वहाँ जाकर करके हेल्प करना। तो इस तरह से ये अच्छी आदत के लोग होते हैं जो कि जिसका व्यक्तित्व नजर आता है कि ये अच्छे गुण वाला इंसान है। ठीक है, तो देखो क्या बोला गया है कि बालक के व्यक्तित्व के विकास की नींव घर पर ही पड़ती है। बचपन में जो संस्कार पड़ जाते हैं वे अस्थायी होते हैं। बचपन में पड़े बुरे प्रभावों द्वारा इसका व्यक्तित्व विकृत हो जाता है। दूसरे शब्दों में घर में बालक के विकास की जो शैली बन जाती है वही शैली इसके व्यक्तित्व के भावी विकास का रूप निर्धारण करती है। मतलब जो बचपन से जिस तरह का माहौल उसको मिला वो उसी तरह का उसका पर्सनैलिटी बनेगा, इसी तरह का वो आगे चल करके भी वो अपने अंदर के व्यक्तित्व को मतलब बढ़ता ही जाता है। अगर बुरा माहौल मिल रहा है तो वो और बुरा बन जाएगा आगे चल कर करके। ठीक है, अच्छा माहौल मिलेगा तो और अच्छा इंसान बनेगा। ठीक है, अब है कि शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। सब में एक ही पॉइंट है, अगर अच्छा होगा तो परिवार में रहने वाले लोग का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, चारित्रिक विकास, व्यक्तित्व का विकास, सब तरह का विकास होगा। अच्छा नहीं होगा तो इन सब पॉइंट में बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये है क्या कि शारीरिक विकास। बालक का शारीरिक विकास घर पर ही होता है। बालक घर पर ही खेल कूद का व्यायाम करके अपना स्वास्थ्य बना सकता है। बाल्यावस्था तक जो विकास शरीर का हो जाता है उसी का विकास जीवन में अधिक होता है। बालक के उचित पोषण एवं विकास के लिए परिवार उचित वातावरण, पौष्टिक भोजन, मनोरंजन, व्यायाम आदि की व्यवस्था करता है। परिवार का कर्तव्य होना चाहिए कि वह बालक के शारीरिक विकास के लिए उपयुक्त व्यवस्था करे, क्योंकि शारीरिक विकास के ऊपर ही अन्य विकास निर्भर होता है। ठीक है, मतलब कि अगर ये भी बात होती है साथ में कि अगर मतलब कि बुरा परिवार के लोग हैं तो क्या होता है कि वो अपने एक दूसरे से लड़ने झगड़ने के चक्कर में अपने बहुत ऐसे लोग हैं जो कि अपने माँ बाप जो है कि वो अपने बच्चे के ऊपर सही तरीके से ध्यान नहीं दे पाते हैं, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो उसके हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे उसके चरित्र से रिलेटेड हो। ठीक है, साथ में एक बात ये भी होती है कि अगर कोई गरीब परिवार से है तो वो अपने बच्चे को सही पोषण, पौष्टिक भोजन हो या उसका खेलने कूदने के लिए सही जो है कि सामान मुहैया नहीं करा पाते हैं, जिसके वजह से भी उसके इसका शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। तो परिवार के लोगों को ऐसा जो है कि होना चाहिए कि बच्चे के
विकास के लिए बच्चे का विकास हो, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक हर तरह का होता है। बचपन से ही ये सारी चीज़ें उसके साथ चलती रहती हैं और इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है परिवार के लोग को। ठीक है, उसके बाद फिर है धार्मिक। धार्मिक शिक्षा क्या होता है? जो जिस धर्म से हम रिलेटेड हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो, तो उसके उन सब चीज़ों को हम घर पर ही सीखते हैं और उन सब चीज़ों का अपने अंदर विकास करते हैं। क्या है कि बालक की धार्मिक शिक्षा का आरंभ घर पर ही होता है। घर में वह परिवार के अन्य सदस्यों के साथ पूजा पाठ आदि करता है। धार्मिक कार्यों तथा चर्चाओं में भाग लेने में मन में दया, सहानुभूति, प्रेम, त्याग, सामाजिक तथा नैतिक भाव उत्पन्न होते हैं। और धार्मिक शिक्षा के अभाव में बालक का चारित्रिक विकास होता है। वही कहा कि जिस भी धर्म के लोग होंगे वो अपने अपने घर में जो भी पूजा पाठ होता है, सांस्कृतिक जो भी धर्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो अपने घर पर ही सीखता है, जिससे उसके अंदर वो उन सब धार्मिक गुणों का विकास होता है। और इससे धार्मिक गुणों के साथ साथ उसके अंदर का चरित्र का विकास होता है, सब चीज़ का विकास होता है। ठीक है, अब क्या है कि जीवन की वास्तविकता से अवगत कराना। ठीक है, जीवन की वास्तविकता से अवगत कराने का क्या मतलब है? तो बालक परिवार में रहकर परिवार से आने वाले सुख दुख, प्रसन्नता, उदासीनता से अवगत हो जाता है, जिनका उसे अपने जीवन में सामना करना होता है। साथ ही वह समस्या का समाधान करने की योग्यता भी प्राप्त कर लेता है। इस कार्य को करने के लिए परिवार को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है, बल्कि बालक स्वाभाविक रूप से ही सीख जाता है। देखो, घर में अगर घर मतलब कि जीवन की वास्तविकता से अवगत कराना, जो हमारे जीवन की जो वास्तविक बातें हैं, ठीक है, उसमें जो भी हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, तो हम किससे सीखते हैं? अपने माँ बाप से सीखते हैं, अपने परिवार के लोग से सीखते हैं कि किस सिचुएशन में किस तरह से हमको रहना चाहिए, पेशेंस बना करके रहना चाहिए, जिससे कि हम आगे आने वाले टाइम में इस प्रॉब्लम को दूर कर सकें। ठीक है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती है। ये सब चीज़ हम किससे सीखेंगे? अपने परिवार के ही लोग से सीखते हैं, क्योंकि हर परिवार में कुछ ना कुछ टेंशन और प्रॉब्लम्स आती हैं, और उस प्रॉब्लम को, उस टेंशन को किस तरह से दूर किया जाता है, ये सब चीज़ भी हम अपने बड़े बुजुर्ग से ही सीखते हैं और उसको हम अपने लाइफ में यूज़ करते हैं, जिससे कि हम भी अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, उसको हम डील कर सकते हैं। और ये चीज़ हमारे घर से ही हमको मिलती है और उससे ही हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखते हैं कि किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम होगा हम उसको आराम से सॉल्व करेंगे। जो भी प्रॉब्लम होगा परिवार के साथ मिल कर करके करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से होता है। ठीक, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाती हूँ। आपको अच्छा लगता होगा ज़रूर, और मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए और कमेंट कीजिए कि कैसा लग रहा है पढ़ने में, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 7 है कि सामाजिक भावनाओं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल फीलिंग्स। हाँ, मतलब सोशल फीलिंग्स क्या आते हैं? हमको मेरे समाज के प्रति भी कुछ जो है कि क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट रखना चाहिए, कुछ कर्तव्य होता है। हमको मेरे समाज के प्रति भी कुछ कर्तव्य है जिसको कि हमको निभाना पड़ता है। ठीक है, वो कर्तव्य हमको किससे मिलता है? परिवार से मिलता है। चाहे वो परिवार भी क्या है, एक छोटा सा समाज है हमारे घर का। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहा गया है कि परिवार ही बालक के सामाजिक जीवन का प्रथम शिक्षा केंद्र है। बोला ना कि परिवार ही सबसे पहला
केंद्र जो और समाज जो भी है वो सबसे पहला परिवार होता है, उसके बाद फिर आस पड़ोस के लोग। ठीक है, परिवार में रहकर ही बालक सामाजिक आदर्श एवं परंपराओं के नमूने तथा आदर्श आचरण एवं परिवार के तौर तरीके की जानकारी प्राप्त करता है और उनके द्वारा सबसे पहले न्याय एवं अन्याय की अनुभूति होती है। बाह्य समाज की भांति परिवार सदस्यों के रूप का निर्माण करता है और उनके द्वारा स्वयं उनका स्वरूप निर्मित होता है। घर ही वह सामाजिक इकाई है जो बालक के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण कार्य करती है। ठीक है, देखो यही बात है कि जो भी हम सीखते हैं वो सबसे पहला समाज कौन है? परिवार है, हमारा घर है। उसके प्रति जो भी हमारे कर्तव्य हैं, दायित्व हैं, उन सब को पूरा करना भी और हमारा कर्तव्य होता है। साथ ही हम अपने परिवार से ही जो है कि सामाजिक आचरण, तौर तरीके, उठने बैठने का सलीका, तरीका, बात करने का तरीका, एक अच्छे व्यक्तित्व का विकास, चरित्र का विकास, ये सब कुछ सामाजिक वातावरण में किस तरह से हमको रहना है, सबसे मिलजुल कर करके, उस तरह का वातावरण हम अपने अपने घर परिवार से ही पाते हैं। और ये परिवार हमारा सबसे पहला समाज का ही एक इकाई है। ठीक है, अब है जन्मजात प्रवृत्तियों एवं प्रेरणाओं का प्रकाशन। ठीक है, और उसके बाद फिर है पढ़ेंगे कि जन्मजात प्रवृत्तियों एवं प्रेरणाओं का प्रकाशन। डेवलपमेंट ऑफ इनहेरिटेंट टेंडेंसीज। ठीक है, बालक जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों एवं प्रेरणाओं को लेकर जन्म लेता है। बालक की शिक्षा में उनका विशेष महत्व होता है। बालक के सर्वांगीण विकास में उनका प्रकाशन अति आवश्यक है। घर अथवा परिवार ही सर्वप्रथम उनके प्रकाशन के लिए उचित अवसर प्रदान करते हैं और उपयुक्त वातावरण की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, मतलब कि जो भी डेवलपमेंट होता है हमारे परिवार में ही हम बालक का होता है, क्योंकि बालक बोला ना कि जब जन्म लेता है तो वो कुछ न कुछ जैसा उसको घर का माहौल मिलता है परिवार में, जब वो गर्भावस्था में होता है और जब वो जन्म लेता है तो उसी तरह का कुछ अच्छा, जैसे कि माँ बाप अगर बहुत अच्छे पढ़ने लिखने में है, इंटेलिजेंट है, तो बच्चा उसे भी ज़्यादा अच्छा इंटेलिजेंट पैदा होगा। तो मतलब कुछ ना कुछ गुण लेकर करके जो है कि वो पैदा होता है। ठीक है, और इसी गुण के साथ वो अपने परिवार में अपने गुणों का और भी ज़्यादा विकास करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, बालक का अपने परिवार में आने के बाद उसका और भी ज़्यादा गुण विकसित होता है, जिससे उसके अंदर का सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास में क्या हो गया? शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक, सामाजिक, धार्मिक, सभी हो गया। जो भी ये पॉइंट था उन सब के अंतर्गत सर्वांगीण विकास आ जाता है। ठीक है, और घर अथवा परिवार की सर्वप्रथम उनके प्रकाशन के लिए उचित और घर और परिवार जो है उसके विकास के लिए सबसे ज़्यादा जो है कि प्रयास करता है, ताकि वो उसका मतलब माँ बाप क्या करते हैं अपने बच्चे के डेवलपमेंट के लिए अपने मतलब कि जो भी उनका एक्सपीरियंस रहा है उसको वो शेयर करते हैं, ताकि उनका बच्चा आगे चल करके जो भी फील्ड पकड़े उसमें वो अच्छे से अच्छा कर सके। ठीक है, और साथ ही वो लोग जो है कि अपने बच्चे को और भी हायर स्टडी करने के लिए विदेश या मतलब कि अच्छे स्कूल में भेजते हैं, ताकि वहाँ से वो और भी अच्छे ज्ञान को प्राप्त कर सके, या अच्छे मैनेजमेंट स्कूल में भेजते हैं, ताकि उसको अपने चरित्र, अपने ज्ञान में वृद्धि कर सके। और इन सब जगहों पर जो लोग रहते हैं ना, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं कि मतलब कि जो भी लोग उनसे मिले तो उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। उनकी पर्सनैलिटी ही अलग होती है। ठीक है,
तो इस तरह से परिवार के लोग अपने बच्चे के लिए इस तरह का प्रयास करते हैं ताकि वो अपने बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा सर्वांगीण विकास कर सके हर फील्ड में। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, व्यवहारिक एवं व्यावसायिक शिक्षा। ठीक है, व्यवहारिक एवं व्यावसायिक शिक्षा में क्या हो जाएगा कि प्रैक्टिकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। बालकों को घर में ही व्यावसायिक शिक्षा मिलती है, दूसरों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, किस तौर तरीके से उठना बैठना चलना फिरना बातचीत करना चाहिए, इन सब का व्यवहारिक ज्ञान बालकों के लिए घर से ही मिलता है। घर में ही उसे अपने पैतृक व्यवसाय तथा अन्य घरेलू उद्योग धंधों की शिक्षा मिलती है। घर में रहकर तथा अन्य सदस्यों के साथ रहकर वे घरेलू व्यवसाय की शिक्षा प्राप्त करता है और आगे चलकर सीखे हुए व्यवसाय को अपनी जीविकोपार्जन हेतु अपनाता है। देखो, इसमें क्या है, प्रैक्टिकल और वोकेशनल है, यानी कि व्यवहारिक और एवं व्यावसायिक। क्या आता है कि जिस परिवार के लोग बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो वो उसी तरह का या बिजनेस करते हैं या जो भी प्रोफेशन में होते हैं, बच्चा क्या करता है कि उस चीज़ को बचपन से ही अब्जॉर्व कर रहा होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी घर में जो है कि ग्रोसरी का दुकान है, ठीक है, तो उसके मम्मी पापा ग्रोसरी का के दुकान में बैठते हैं, तो बच्चा, छोटा बच्चा ही शुरू से देखो तो गले पर बैठ कर करके जो भी कुछ कस्टमर आता है तो कितनी मतलब तेजी से मतलब कि क्या बोलते हैं गिनती कर देता है और हिसाब किताब में बहुत तेज होता है। वही बच्चा अगर बड़ा होगा तो उसको क्या होगा कि वो उसी चीज में इंटरेस्ट लेगा, हाँ, और उसी चीज को करना आगे और उस चीज को बढ़ाएगा। ठीक है, तो इस तरह से परिवार का जिस तरह का ये क्या हो गया कि प्रैक्टिकल तौर पर उसको घर पर ही इस तरह का शिक्षा मिल गया। किसका शिक्षा मिल गया? व्यवसाय करने का, हाँ, जिसके घर में व्यवसाय करने का है, जिसके घर में म्यूजिक का होता है, ठीक है, कोई उसके पिताजी जो है या मम्मी म्यूजिक सिखाते हैं, तो उसको अपने घर से क्या शिक्षा मिली? म्यूजिक की। वो म्यूजिक सीखता है और उसी को अपना करियर बना करके आगे बढ़ता है। ठीक है, बहुत सारे, डॉक्टर है तो डॉक्टर प्रोफेशन चुनेगा, इंजीनियर है इंजीनियर बनेगा। बहुत कम ही रेयर ऐसा होता है कि जैसे कि अपने मतलब लाइन चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि घर पे अगर 2 3 4 बच्चे हैं तो भले ही सब तो एक ही प्रोफेशन नहीं चूज करेगा, सबका कुछ ना कुछ अलग अलग होगा, लेकिन परिवार का एक बच्चा अपने माँ या बाप का प्रोफेशन जरूर एक्सेप्ट करता है और उसी को आगे बढ़ाता है। ठीक है, ये खानदान मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, खानदान बाय खानदान चलता रहता है। ठीक है, तो ये होता है, हाँ, जिसको कि कहा जाता है कि ये हमारा जो है कि कौन क्या बोलते हैं, ये हमारा जो है कि मतलब कि खानदानी धंधा है, हाँ, तो ये सब चलता रहता है। ठीक, तो अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर से रिवीजन कर देती हूँ कि क्वेश्चन है कि घर और समाज में क्या घर परिवार से का शिक्षा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, घर और परिवार शिक्षा के लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है, यही क्वेश्चन है। तो इसमें जो है कि किस तरह से है, तो हमारे चरित्र के निर्माण के लिए, हमारे शारीरिक विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए, सांस्कृतिक विकास के लिए, हमारे सामाजिक विकास के लिए, ठीक है, व्यक्तित्व के विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, जीवन के वास्तविकता के विकास के लिए, ये सारे जो पॉइंट्स हैं उसको डील आपको करना और बहुत इजी है, आराम से आप कर लेंगे। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत बहुत अपना ख्याल रखिए। और अभी के लिए इतना ही। कल फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ हम फिर से अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और अपना और अपने फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिए और अच्छे तरीके से पढ़िए और अपनी फैमिली का, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़िए। ठीक है,
तो जिससे कि आपके फैमिली के लोग भी आपके ऊपर प्राउड फील करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कल दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। अपना अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।